हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजी सिंह और ये है अपना चैनल क्लब IAS एस्पिरेंट। अगर आप लोग IAS और PCS की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक फ़िज़िकल ज्योग्राफी की नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने माजिद हुसैन और इसी के साथ में अदर सोर्सेज़ का भी उपयोग किया है, जिसके द्वारा एक शॉर्ट नोट्स बनाए और पूरी माजिद हुसैन हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल ज्योग्राफी से। और दोस्तों, ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये माजिद हुसैन पूरा कवर किया है, इसमें देखिए। और बहुत ही इजी वे में मैंने ये नोट्स बनाए हैं, बहुत ही शॉर्ट्स नोट हैं। और मैं इनमें दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि अगर आपने NCERT भी नहीं पढ़ी है तो आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें हम एकदम बेसिक से कवर करके टॉप पर यानी कि एडवांस तक जाएंगे दोस्तों। ओके। और इसमें सब कुछ है, लगभग में शॉर्ट में ही है। और मैं इसी तरह से आपको समझाऊँगा कि आपके ना केवल आप अगर ध्यान से अगर आपने देख लिया तो आपको ज़्यादा बार रिवाइज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। देखिए आपकी काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो एक ही बार वीडियो देखने के बाद ठीक होने लगेंगे। ओके। तो दोस्तों चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बर्ड ज्योग्राफी से। और दोस्तों ऑब्ज़र्व करिए, ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। पढ़ने से ज़्यादा रटने विद्या वाला अब टाइम चला गया है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोचना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट दे सकें। ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बर्ड ज्योग्राफी। इसमें दोस्तों हम जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले इसमें माजिद हुसैन में एक चैप्टर दिया रखा है, उसको कवर कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा चैप्टर है जिसमें यूनिवर्स के बारे में बताया गया है और यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी आता है उसके बारे में। ओके। चलिए इसमें एक बेसिक नॉलेज दी गई है, उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि जो दोस्तों हमारा यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। ओके। और अगर हम बात करें हमारा जो यूनिवर्स है उसमें 100 बिलियन के करीब में गैलेक्सीज होती हैं। और अगर हम बात करें कि एक गैलेक्सी होती है दोस्तों, उसके अंदर एवरेज 100 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। जो स्टार्स क्या होते हैं, जिन्हें हम तारे जानते हैं। जैसे हमारा तारा क्या है दोस्तों, सूर्य है। ओके। और माना जाता है दोस्तों ये गैलेक्सीज हैं, इसमें स्टार्स भी पाए जाते हैं और सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। जैसे नेबुला, नेबुला क्या होता है दोस्तों, एक क्लाउड होता है डस्ट और गैस का। ओके। इससे मिलकर बना होता है, जो बादल के रूप में दिखाई देता है, जिसको नेबुला बोलते हैं दोस्तों। ओके। अगर हम गैलेक्सीज़ की बात करें तो इसमें इसके दो टाइप बताए गए हैं गैलेक्सीज़ के। नंबर 1 जो रेगुलर गैलेक्सी होती है, दूसरा इरेगुलर गैलेक्सी होती है। रेगुलर गैलेक्सी में दोस्तों जो मैक्सिमम स्टार होते हैं दोस्तों वो न्यू स्टार होते हैं। न्यू स्टार का मतलब क्या, उनकी आयु बहुत कम होती है, यानी कि उनमें जो दोस्तों एनर्जी होती है, तापमान होता है, ऊष्मा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम का होता है, ज़्यादा टाइम के वो नहीं होते हैं, पुराने नहीं होते हैं दोस्तों। ओके। अगर हम जो रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं इनका भी डिवाइडेशन करके देखें तो इनका आकार के आधार पर दोस्तों, यानी कि कोई भी चीज़ होती है दोस्तों उसका एक शेप होता है, तो शेप जैसा होता है उसका आकार होता है, उसके आधार पर जो रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं उनको डिवाइड किया गया है। इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक डिस्क दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों, ये पहला वाला है डिस्क। तो डिस्क आप जानते हैं कैसा होता है, जैसे गोल गोल इस टाइप का। तो अगर कोई भी गैलेक्सी इस तरह की होगी तो उसे हम डिस्क टाइप की गैलेक्सीज बोल देंगे। ओके। और दूसरी होती है स्पाइरल। स्पाइरल जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं, आप लोगों ने कभी डायरी यूज़ की होगी तो उसमें जो पीछे दोस्तों स्प्रिंग टाइप का लगा होता है जो पेज को बांधे रखता है। ओके। या आपने कभी नोटबुक भी यूज़ की होगी तो उसमें इस तरह का या स्प्रिंग देखा होगा, तो इस तरह का दोस्तों। अगर इस तरह की कोई गैलेक्सीज है जिसमें बहुत सारे तारे, प्लैनेट इस तरह पाए जाते हैं तो उसे हम स्पाइरल गैलेक्सीज का नाम दे देते हैं दोस्तों। अगर स्पाइरल गैलेक्सीज की बात करें तो टोटल यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सीज हैं उनका 25% इसी टाइप की गैलेक्सी पाई जाती हैं, स्पाइरल गैलेक्सी। ओके। और इनके जो केंद्र होता है दोस्तों, जो केंद्र में स्टार्स यानी कि तारों की संख्या ज़्यादा होती है। ओके। किसकी संख्या, तारों की संख्या ज़्यादा होती है कहाँ में, केंद्र में इनके, यानी कि इनका जो किनारा होता है दोस्तों वहाँ पर तारों की संख्या कम होती है, लेकिन जो केंद्र होता है उसमें तारों की संख्या ज़्यादा होती है। ओके। और इसमें दोस्तों इंटर स्टेलर गैस होती है दोस्तों। इंटरस्टेलर गैस क्या होती है दोस्तों, इसी गैस से तारों का निर्माण होता है, इसी के लिए इंटरस्टेलर गैस कहते हैं दोस्तों। इसमें इंटरस्टेलर गैस की मात्रा अधिक होती है, इससे जिससे क्या होता है दोस्तों, इस वाली गैलेक्सीज में जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है इसमें नए तारों का निर्माण होता रहता है समय के साथ में। और जो तीसरा टाइप होता है दोस्तों वो इलिप्टिकल होता है।
इलिप्टिकल दोस्तों इस टाइप का होता है, इसको हम अंडाकार भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम इलिप्टिकल की बात करें तो जितनी यूनिवर्स में गैलेक्सीज पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी का होता है। ये लगभग में जितनी टोटल गैलेक्सीज हैं उनका 66% इसी टाइप की गैलेक्सीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी दोस्तों अगर हम इसके डायमीटर की बात करें या इसकी हम लंबाई की बात करें तो 2 लाख लाइट ईयर के बराबर इसकी लंबाई होती है। ओके, और इसमें लाइटनिंग ज़्यादा होती है। जो इलिप्टिकल जो गैलेक्सीज होती हैं वो चमकती बहुत है। आपको आसमान में जब कभी आप देखेंगे तो आपको ये वाली गैलेक्सीज दिखाई पड़ेंगी। ओके, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है वाइट ड्वार्फ, जिसको श्वेत बामन भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब कोई स्टार होता है, स्टार के अंदर ईंधन होता है जो उसके नाभिक में जलता रहता है, जिससे तापमान और ऊष्मा निकलती है। ओके, ये स्टार होता है दोस्तों, इसका भी एक टाइम लाइन होता है। समय के साथ में इसका जो ईंधन होता है वो ख़त्म होता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि इसका ईंधन ख़त्म हो जाता है, इसके नाभिक का ईंधन ख़त्म हो जाता है। जब इसके नाभिक का ईंधन ख़त्म हो जाता है, इसमें ऊष्मा ख़त्म हो जाती है, तो इसका आकार छोटा हो जाता है। और जब इसका आकार छोटा होगा, आकार किसी चीज़ का कब छोटा होगा, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रुई है उसको दबा करके आपको छोटा करना है, तो क्या करना होगा आपको, अगर उसका आकार छोटा करना है उसको दबाना पड़ेगा, और दबा करके छोटा करेंगे तो उसका क्या डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो दोस्तों और आपने अभी बहुत सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। तो दोस्तों जो वाइट ड्वार्फ होता है, इसी की जो अंतिम स्टेट होती है दोस्तों वो वाइट होल कहलाती है। ये क्या होता है दोस्तों, जब इसमें एनर्जी ऊष्मा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, जो स्टार होता है ये ठंडा होने लगता है, इसका तापमान गिरने लगता है। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि जो हम जानते हैं यूनिवर्स में अंधेरा ही है चारों तरफ, तो ये ठंडा पड़ जाता है, इसलिए ये धुंधला पड़ जाता है, ये दिखाई नहीं देता है। साथ में इसकी जो लास्ट स्टेज होती है दोस्तों, तो उसी के लिए ब्लैक होल कहते हैं। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी ही इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें अगर कोई भी वस्तु चली जाती है तो वो कहते हैं कि ये ब्लैक होल उसको निगल लेता है दोस्तों। एक तरह से ये निगलता है या गायब नहीं करता है, ये क्या करता है उस चीज़ की इतनी ज़्यादा, जैसे कि अगर हम माने कि ब्लैक होल में अगर हमारी पृथ्वी को बदल दिया जाए तो इसका आकार एक फुटबॉल की बॉल के बराबर हो जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, एक इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, अगर इसका आकार एक फुटबॉल के बराबर हो जाए तो ऐसा ही तो लगेगा कि शायद पृथ्वी को कोई निगल गया, खा गया। तो ऐसा ही होता है, अगर ब्लैक होल में कोई भी चीज़ जाती है तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है और उसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और दोस्तों इतना ज़्यादा डेंसिटी, जैसे कि आपने अभी सुना कि पृथ्वी है उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ा दो कि एक फुटबॉल बॉल के बराबर हो जाए, तो ऐसा तो लग रहा होगा कि ये भाई फेंक रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा कब होगा दोस्तों, कोई भी पदार्थ होगा उसमें एक न्यूक्लियर पाया जाता है। ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से हट के दोस्तों न्यूक्लियर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, एकदम न्यूक्लियर के करीब आ जाते हैं। तभी ऐसा हो सकता है कि किसी पदार्थ की इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाए। ओके, और इसी पदार्थ को दोस्तों डीजनरेटेड मैटर कहते हैं। डीजनरेटेड मैटर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षा से विस्थापित होकर के न्यूक्लियर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, यानी कि लगता है कि ये न्यूक्लियर में ही है दोस्तों। ओके, तभी ऐसा संभव है कि किसी पदार्थ की इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में। जो जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें 8 प्लैनेट आते हैं और साथ में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। ओके, और उसमें एक हमारा जो सन है जिसको हम स्टार बोलते हैं। ओके, ये स्टार है, इसको हम लोग सन बोलते हैं। ओके, अगर हम स्टार जो हमारा सन है उसकी बात करें तो इसका डायामीटर है लगभग में 13 लाख किलोमीटर। ओके, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ये कभी कभार जब आप ज्वार भाटा पढ़ेंगे और कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कहीं पर आप इसका ये डाटा यूज़ भी कर सकते हैं। और आपको पॉइंट में याद नहीं रखना है, बस इतना ही, 13 लाख किलोमीटर आपको याद रख लेना है दोस्तों। डायमीटर क्या होता है दोस्तों, ये व्यास है जो जैसे कि ये मान लेते हैं एक वृत्त है, इसका ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का जो दुगना होता है दोस्तों वो उसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और इसकी मास की बात करें तो 1990 और मिलियन 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 टन के बराबर है, यानी कि 4 मिलियन टन। ओके, और दोस्तों जो हमारा सूर्य है उसको एनर्जी कैसे मिलती, मतलब वो एनर्जी कैसे बनाता है, उसमें कैसे प्राप्त करता है, तो
जो हमारा सूर्य है दोस्तों, उसके पास एनर्जी का सोर्स है जो हीलियम होता है दोस्तों। हीलियम को दोस्तों, हीलियम ये नवजात हीलियम है दोस्तों। ओके, जब नवजात हीलियम का फ्यूजन होता है, फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हीलियम बनता है, हाइड्रोजन, दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ओके, यहाँ पर जो नवजात हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं और साथ में एनर्जी बनती है। ओके, एक टाइम क्या आता है दोस्तों, जब ये हाइड्रोजन से फ्यूजन होने की प्रक्रिया के साथ में हीलियम भी बनता रहता है। जब हीलियम बनता रहता है और बहुत लंबा समय हो जाता है, तो हीलियम ये सूर्य के ऊपर एक स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। कभी कभार आपने देखा होगा दोस्तों, सूर्य के बीच में आपको थोड़ा सा धब्बा दिखाई पड़ेगा, तो वो हीलियम ही होता है जो सूर्य की परत पर दिखाई देता है, वो जम जाता है। ओके, तो दोस्तों ये अगर हम इसकी सन स्पॉट की बात करें, सूर्य धब्बे की बात करें, तो ये लगभग में 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के अंतराल पर ये आता रहता है। और इससे लगभग में प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों पृथ्वी पर जो टेम्परेचर होता है उसका परिवर्तन होता है, यानी कि कम ज़्यादा होता रहता है वो इसी की वजह से। ओके, अगर हम बात करें तो सन स्पॉट, जैसे कि ये सन स्पॉट है। ओके, इसका जो मिडिल भाग होता है दोस्तों, जो मिडिल भाग है उसको एम्ब्रा बोलते हैं, और जो बाहर का जो एरिया है दोस्तों, जो हल्का हल्का लाइटनिंग करता रहता है, उसको पेनएम्ब्रा बोलते हैं। ओके, ये आपको वोकैब में आपको ध्यान में रख लेनी है। कभी कभार इससे क्वेश्चन अगर नहीं पता होते तो हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ओके, अब दोस्तों हमारा ये सन है। ओके, मैं यहाँ पर क्लियर करके दोबारा से आपको समझा देता हूँ सन के बारे में दोस्तों। ये हमारा सन है, यहाँ पर दोस्तों सन दिख रहा है। ओके, जो सन की जो आउटर लेयर होती है दोस्तों, लगभग में 300 किलोमीटर तक की, ये 300 किलोमीटर की जो परत होती है, जो दोस्तों आपको दिख रही है, ये ऊपर वाली होगी, यानी कि जो ऊपरी परत होती है, और 300 मीटर की गहराई तक, 300 किलोमीटर की गहराई तक, उसको फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गैसों का फ्यूजन होता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग में 6000 केल्विन के करीब में पाया जाता है। और दोस्तों इसी जो फोटोस्फीयर होता है, इसकी सबसे ऊपरी परत होती है, यहाँ पर गैस की लपटें दिखाई पड़ती हैं, बहुत ही थिक लेयर होती है दोस्तों गैस की लपट। जैसे कि अगर ये मान लेते हैं सूर्य की बाह्य परत है, अब इसमें अगर गैस जल रही है तो हल्की सी इसमें लपटें भी होंगी ना, तो मैं जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये समझ लीजिए इसकी लपटें हैं। तो इसी लेयर को दोस्तों, जो पतली सी लेयर है, इसको क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो क्या है, गैस की लपटें हैं। ओके, जो बहुत ज़्यादा आपको रेड रेड दिखाई देती हैं, उसी को कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा सूर्य है, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, उसके बाद मरकरी आता है। ओके, इन सारी चीज़ों को इन फैक्ट में यूपीएससी में तो दोस्तों नहीं पूछता है, लेकिन पीसीयूसीएस में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आप देख लीजिए। मैं आपको अप्रोच के साथ बताता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए ये मैप है, ये सन है हमारा। ओके, ये सन है, फिर इसके बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर इसके बाद यूरेनस, नेपच्यून है। ये सारे हमारे 8 ग्रह हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें आप देख सकते हैं। ओके, अब जो मरकरी है दोस्तों, ये सबसे करीब में है, और नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा दूर में है। ओके, अब यही आपको एक बार क्रम ध्यान में रख लेना है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन लगभग में हो जाएंगे दोस्तों। आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको अप्रोच ध्यान रखना है, और इसी से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब मैं दोस्तों यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ओके, इसीलिए कहते हैं पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, ना कि हम दोस्तों रटें। रटने का टाइम अब चला गया दोस्तों। जो मरकरी है, मार्स है दोस्तों। ओके, ये जो यहाँ तक के जो दोस्तों जो प्लैनेट हैं, यानी कि कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह बोलते हैं। और जुपिटर के बाद में जो नेपच्यून है दोस्तों, इन ग्रहों को क्या बोलते हैं दोस्तों, जूबियन ग्रह बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, जूबियन प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स सिर्फ आप देख के ही बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए, जो टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं वो सूर्य के पास में हैं या सूर्य के दूर हैं, तो आपको अगर इतना ध्यान है कि स्टार्टिंग में जो टेरेस्ट्रियल हैं वो टेरेस्ट्रियल में आते हैं स्टार्टिंग के,
और जो लास्ट के 4 हैं दोस्तों वो जूबियन में आते हैं। यानी कि जूबियन ग्रह आप देख के बता सकते हैं, नंबर इनका एक आकार बड़ा है। ओके, इनका आकार क्या है, बड़ा है। और जो टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं उनका आकार छोटा है। अगर तो आपको आकार के रूप में भी अगर आरोही अवरोही आए तो आप लगा सकते हैं। अब वो कैसे, अगर आकार की बात की जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा है जुपिटर। ओके, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर आप जुपिटर से जैसे इधर जाएंगे इनका आकार क्या होगा, कम होता जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ा जुपिटर तो नंबर 1 पर ए, नंबर 2 पर ए, नंबर 3 पर ए, नंबर 4 पर ए। ओके, इधर आपको ये 4 तो याद हो गए तो बस। अब दोस्तों 4 याद हो गए तो आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। अब इधर आपको क्या याद रखना है, पृथ्वी है दोस्तों, वो इधर जो टेरेस्ट्रियल में पृथ्वी सबसे बड़ी है। ओके, तो पृथ्वी नंबर 1 पर आ जाएगी, सॉरी ये 4 हो गया ना इधर, तो पृथ्वी 5 पर आ जाएगी, वीनस 6 पर आ जाएगा, और जो मार्स है वो 7 पर आ जाएगा, और मरकरी है वो 8 पर आ जाएगा, क्योंकि मरकरी है सबसे पास में है और मरकरी है दोस्तों वो सबसे छोटा है। ओके, तो आपको आकार के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ठीक हो जाएंगे। ओके, और देखिए थोड़ा फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कौन सा निम्न में से ग्रह हैं उनका 1 साल कितने दिनों में होता है, तो दोस्तों आपको पता है जो जितना ज़्यादा दूर होगा उससे अपना एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मार्स को सिर्फ एक्सेप्शन मान लीजिए। ओके, मार्स को हटा दीजिए, उसके बाद में सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा सूर्य का, मरकरी। ओके, मरकरी क्यों लगाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जैसे ये सूर्य है। ओके, अब जो सबसे पास में होगा वो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा ना। अगर कोई दूर होगा उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी ना। ओके, और जो और ज़्यादा दूर होगा उसको और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी ना, तो इसको एक चक्कर लगाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। जो यहाँ पर होगा उसे चक्कर लगाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, जो यहाँ पर होगा उसे एक चक्कर लगाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, नेपच्यून को। ओके, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी कि सबसे जल्दी कौन लगा लेगा, ये। तो आपने एक बार अगर ये सीक्वेंस देख लिया फिर उसी से आप हज़ारों क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए जुपिटर में और यूरेनस में सबसे जो चक्कर होता है वो ज़्यादा दिनों में कौन लगाएगा, तो ज़्यादा दिनों में कौन लगाएगा, जो ज़्यादा दूर होगा। ज़्यादा जल्दी कौन लगाएगा, तो जो जितना ज़्यादा पास होगा वो उतनी जल्दी लगाएगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ओके, एक इसमें दोस्तों मैंने अपडेट किया है जो आप देख सकते हैं। ओके, जैसे कि वीनस है दोस्तों, इसको सुंदरता की देवी कहते हैं वीनस को, तो कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं। पृथ्वी है दोस्तों, उसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और मार्स है उसको युद्ध का देवता के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी तरह जुपिटर है उसे देवताओं को ग्रह के नाम से जानते हैं, और जो सैटर्न है उसे कृषि के देवता के नाम से जानते हैं, और जो यूरेनस है उसे स्वर्ग के देवता के नाम से जानते हैं, और सागर का देवता नेपच्यून। और जो प्लूटो है दोस्तों, ये ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है दोस्तों। कैसा है, ये बौना ग्रह है। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण ग्रह नहीं है, इसीलिए इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पहले इसे ग्रह माना गया था, इसे ग्रह माना गया था, इसीलिए दोस्तों पहले 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में प्लूटो को फिर से बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया, इसीलिए अब 8 ग्रह बचे हैं दोस्तों। ओके, अगर हम उपग्रह की बात करें दोस्तों तो हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसका उपग्रह एक है। ओके, जो मार्स है उसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, दूसरी भाषा में हिंदी में हम बोल सकते हैं चंद्रमा। जैसे पृथ्वी के पास प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट कितना है, एक है दोस्तों, जिसे चंद्रमा। वैसे तो बहुत हैं जो हम लोग छोड़ते हैं, उन्हें भी सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, लेकिन उनकी बात नहीं की जा रही, जो नेचुरल है, जैसे चंद्रमा हमारा। ओके, मून। ओके, इसके बाद जो मार्स हैं उसके 2 हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। और दोस्तों ये अपडेट है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से नोट किया है, तो आप देख सकते हैं। जुपिटर के 2nd नंबर पे हैं, यानी कि जुपिटर है दोस्तों उसमें 79 है, और सैटर्न है उसके 82 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं दोस्तों। ओके, सबसे ज़्यादा तो सैटर्न के हैं। और इन दोनों में दोस्तों जुपिटर और सैटर्न में, इन दोनों में क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है। कभी माने जाते हैं कि इसके बृहस्पति के ज़्यादा हैं, कभी माने जाते हैं शनि के ज़्यादा हैं। ओके, लेकिन ये हम लोगों को डिसाइड नहीं करना है, ये नासा डिसाइड करती है, उसी के हिसाब से हमें मानना है। नासा टाइम टू टाइम इसको अपडेट करती रहती है, तो जब भी अपडेट होगा तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, आप लोग देखिए और इसको अपडेट कर लीजिए। ओके, अभी कुछ टाइम पहले तक, कुछ महीने पहले तक
इस माना जाता था कि जुपिटर के ज़्यादा हैं, लेकिन अब माना जाता है कि शनि के ज़्यादा हैं। ओके, इसी तरह जो यूरेनस है उसके 27 हैं, नेपच्यून है उसके 14 हैं, और प्लूटो दोस्तों अर्ध में ही आता है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। इसी तरह कुछ वोकैब्स हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे एस्ट्रॉयड, इसको हिंदी में ग्राहिका बोलते हैं। ग्राहिका क्या होती है दोस्तों? मार्स और जुपिटर के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसमें छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उसी के लिए एस्ट्रॉयड या ग्राहिका बोलते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बनाया भी है, ये देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में मैंने ये देखिए 2 लाइनें खींची हैं। यही क्या है, यहाँ पर बीच में एक छोटे छोटे धूल कण और खगोलीय पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है। ओके, जिसको एस्ट्रॉयड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या है, कॉमेट्स, इसको धूमकेतु या पुच्छल तारा बोलते हैं। इसको दोस्तों पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, इसको पुच्छल तारा बोल दिया जाता है। जैसे पुच्छल मतलब इसकी एक पूंछी ऐसे पीछे पूंछ टाइप की दिखती है दोस्तों। ओके, इसलिए इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। और ये कॉमेट्स या धूमकेतु क्या होते हैं दोस्तों? ये जमी हुई गैसें हैं। ओके, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत ठंडा है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, तो गैस है वो जमी हुई अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। और वो ठोस अवस्था में इसीलिए वो एक खगोलीय पिंड या फिर कह सकते हैं एक चट्टान की तरह वो अंतरिक्ष में गोल गोल घूमती रहती है, तो उसी के लिए धूमकेतु या पुच्छल तारा कह देते हैं। और यही दोस्तों जो शनि होता है दोस्तों, शनि की कक्षा में जब यही पुच्छल तारा या धूमकेतु जब आ जाता है तो ये दिखने लगता है, दृश्यमान हो जाता है। और दोस्तों जो हैली धूमकेतु है, ये जो हैली धूमकेतु है काफ़ी बड़ा धूमकेतु है, और ये 76 वर्ष के अंतराल पर हर 76 वर्ष यानी कि 76 ईयर के बाद आपको जो पृथ्वी की ऑर्बिट है उसमें देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम ऑर्बिट की बात करें दोस्तों, मैं अभी आपको ऑर्बिट भी बता दूंगा। ये ऑर्बिट आपको हमेशा न्यूज़ में आपको मिलता रहेगा, तो आप कंफ्यूज रहते होंगे, आज आपका ये भी डाउट दूर हो जाएगा। लेकिन हम इन दोनों को कवर करने के बाद मैं आपको ऑर्बिट के बारे में बताऊँगा, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना, इन सब की के बारे में भी बता दूंगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, तीसरा है उल्का, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये तीव्र गति से घूमते हुए खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में आकर के जल जाते हैं। जैसे दोस्तों हम रात में देखते हैं आसमान की ओर, तो हमें लगता है कि तारे टूट के गिर रहे हैं। तो दोस्तों तारे टूट के नहीं गिरते हैं, वो यही उल्का पिंड होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर के जलने लगते हैं और हमें लगता है कि तारे टूट के कहीं जा रहे हैं। ओके, तो आज आपको पता चल के दोस्तों तारे वारे कहीं टूटते नहीं हैं, बस वो ऐसे ही कहने की बातें हैं। वो यही उल्का पिंड होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। और इन्हीं के लिए दूसरे नाम से भी जाना जाता है शूटिंग स्टार। और इन नामों को दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है, इन वोकैब्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इन्हें याद रखिए। और इसी तरह दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, ये है मेट्रॉइड्स और ए मेट्रॉइड। ओके, बहुत ही छोटा सा अंतर है। मेट्रॉइड देखिए, इसको उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों? अगर अंतरिक्ष से, इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, अंतरिक्ष यानी कि कहीं से भी पृथ्वी आगे कोई गिरे तो उसके उल्का पिंड नहीं बोलेंगे। जो अंतरिक्ष से अगर कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पे आकर के गिरती है तो उसे उल्का पिंड मेट्रॉइड कहते हैं। आपने सुना भी होगा दोस्तों, कभी कभार आता है कि यहाँ पर ये मेट्रॉइड गिरा है, इस पर भूवैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ा जो दोस्तों एक धूमकेतु था, मेट्रॉइड था, वो ओरिजोना एक राज्य है दोस्तों, वो वहाँ गिरा था जिससे बहुत बड़ा वहाँ पर गड्ढा हो गया था। ओके, तो आप देखिए ये 4 वोकैब्स हैं, इसको देख लीजिए, एक एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा था दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सपोज ये हमारी अर्थ है। ओके, क्या है, हमारी अर्थ है। ओके, अब दोस्तों अर्थ से 180 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर का जो दोस्तों एक परत होती है, अगर इसमें कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करके उस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है तो उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और इसी तरह इस 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,000, ओके, कितना, 2000 से लेकर के 35,000 किलोमीटर
के बीच में अगर कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करके स्थापित कर दिया जाता है तो इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इसमें हम जो लोग दोस्तों स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ओके, हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इसके लिए जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जो सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, उनको लॉन्च किया जाता है। और जो दोस्तों मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इनमें जैसे कि जीपीएस या हाई स्पीड इंटरनेट जो होते हैं दोस्तों, उन सैटेलाइट्स को इसमें लॉन्च किया जाता है। और दोस्तों जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसी में आईएसएस, दोस्तों जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसी में आईएसएस दोस्तों स्थापित है। दोस्तों ये आईएसएस इस्लामिक स्टेट वाला नहीं है, आप उसको मत समझ लेना। ये आईएसएस क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है। आप इसको अपने आँखों से भी देख सकते हैं, आपको किसी भी दूरबीन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके पास से गुजरता है तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं, अगर मौसम साफ़ है तो। ओके, अब इसके बाद दोस्तों एक और लेयर आती है जो 35 किलोमीटर के ऊपर की होती है। अगर 35 किलोमीटर से ऊपर कोई भी ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ओके, और जियो स्टेशन इसमें आता है दोस्तों, अगर इसी में अगर 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर होता है, उसके अगर कोई इक्वेटर के समकक्ष अगर कोई ऑर्बिट है 35,000 किलोमीटर से ऊपर है, तो उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी भी ऑर्बिट है। ओके, दोनों एक ही हैं, लेकिन ये क्या है, ये 0 डिग्री पर है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी बोल दिया जाता है। और जियो सिंक्रोनस होता है, यानी कि जो 35,000 किलोमीटर से ऊपर कोई भी ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है तो उसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें क्या क्या दोस्तों किया जाता है, इसमें जो वेदर फॉरकास्ट के लिए, जो मौसम के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो जियो सिंक्रोनस में ही छोड़े जाते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे टीवी हो गया, दूरदर्शन हो गया, इन चीज़ों के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो दोस्तों जियो सिंक्रोनस में ही छोड़े जाते हैं। ओके, तो आप जान गए 3 लेयर्स होती हैं, एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट होती है, एक लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, और एक जियो सिंक्रोनस होती है। और जियो स्टेशनरी इसी का एक पार्ट है जियो सिंक्रोनस का दोस्तों। ओके, तो 3 लेयर्स होती हैं, आप समझ गए होंगे, आप इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो आपको जब भी पढ़ने को मिलेगा कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है 21 ऑर्बिट में और लॉन्च किया गया है, तो आप इससे पता कर सकते हैं। ओके, चलिए आपको यहाँ पर आपको कुछ और वर्ड मिलेंगे, जैसे कि ग्रेट सर्कल, स्मॉल सर्कल। दोस्तों ग्रेट सर्कल, स्मॉल सर्कल क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेट सर्कल कैसे कहते हैं। सपोज दोस्तों ये क्या है, हमारी अर्थ है। ओके, ये अर्थ का केंद्र है। अगर कोई भी ऐसी काट, अगर हम पृथ्वी को ऐसे काट दें और जो केंद्र से होकर के गुजर रही है, ओके, तो इससे जो भी काट होगी, इससे क्या होगा, ऐसे पृथ्वी 2 भागों में कट जाएगी ना दोस्तों। तो इस कटे हुए भाग को क्या कहेंगे, और ये गोल गोल यहाँ पर होगी ना दोस्तों ऐसे, तो इसके लिए ग्रेट सर्कल कहेंगे। यानी कि कोई भी ऐसी काट जो 0 डिग्री से गुजरती हो, ओके, उसको क्या कहेंगे, ग्रेट सर्कल कहेंगे। यानी कि कोई भी काट वो चाहे ऐसी हो, अगर एक केंद्र है, चाहे वो हम ऐसे काटें लेकिन वो केंद्र से गुजरती हो, चाहे ऐसे काटें या ऐसे काटें या फिर ऐसे काटें, कैसे भी काटें, लेकिन केंद्र से गुजर रही है, तो जो हमारा जो सर्किल हमें प्राप्त होगा वो ग्रेट सर्कल होगा। और स्मॉल सर्कल कैसे किसे कहेंगे, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ओके, और ये इसका केंद्र है। अगर हम पृथ्वी को ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, जो केंद्र से ना गुजरे, ओके, उसको स्मॉल सर्कल कहेंगे। जैसे हम पृथ्वी को ऐसे काटेंगे तो हम ऐसे उठा के देखेंगे तो इसके नीचे भी तो एक गोला मिलेगा ना दोस्तों, लेकिन ये गोला होगा, ये ग्रेट सर्कल नहीं होगा। ये कौन सा होगा, ये स्मॉल सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि ये केंद्र से नहीं है। अगर हम ऐसे काटते या ऐसे काटते या ऐसे काटते तो ग्रेट सर्कल हमको प्राप्त होता, और स्मॉल सर्कल जो केंद्र से ना गुजरे उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम स्मॉल सर्कल बोलते हैं। ओके, और इसी तरह नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, ये हमारा क्या है, पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं। ये 0 डिग्री यहाँ पर लाइन गुजर रही है,
ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ओके, जो नॉर्थ है तो इसके लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर, इस पूरे रीजन को बोल देंगे, इस पूरे रीजन को क्या बोल देंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और दूसरा दोस्तों नीचे वाला रीजन है दोस्तों, इसको क्या बोल देंगे, साउथ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साउथ में है। ओके, ये जो ब्लैक कलर से मैं क्या लगाया है, ये पूरा रीजन क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है। ओके, इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। हेमिस्फीयर का मतलब गोलार्ध होता है दोस्तों। इसी तरह ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, अब आपको ये सारे वोकैब्स हैं, क्लियर हो गए हैं। अब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होगा दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी टाइम काफ़ी हो गया है। और कल आप नेक्स्ट दिन आपको ये जियोमॉर्फोलॉजी पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और फीडबैक दोस्तों ज़रूर दीजिए। और दोस्तों मैं इसमें और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ये देखिए, अभी तो ये दोस्तों एक तरह से डेमो था, लेकिन अब हमारा जो मेन टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।